हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा चुका है। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लूँगी और उस एग्जांपल को देखना है, फिर बताना है कि किस प्रकार का ये बहुपद है। मतलब बहुपद के प्रकार मैंने जितने भी बताए हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक बेस्ड ऑन डिग्री पे बताया था मैंने आपको, बेस्ड ऑन डिग्री घात के आधार पे, और दूसरा मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पद की संख्याओं के आधार पे मैंने बहुपद के प्रकार बताए थे। इन दोनों पे बेस्ड आज मैं एग्जांपल लूँगी। आपको बताना है कि अगर डिग्री के आधार पे कौन सा बहुपद है ये, और नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पद की संख्याओं के आधार पे भी आपको एक ही एग्जांपल में एक एग्जांपल लूँगी। मतलब कि हर एक एग्जांपल में आपको पॉलिनोमियल बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल है। मतलब कि डिग्री के आधार पे भी बताना है उसी एक ही पॉलिनोमियल में, और पद की संख्याओं के आधार पे भी बताना है कि वो किस टाइप का बहुपद है। तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ आ जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 2x⁻³ + 7x-3। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बहुपद है आपके सामने, ये बहुपद है ना। अब बताइए ये किस टाइप का बहुपद है। अगर हम घात के आधार पे पूछूं, मैं घात के आधार पे ये किस टाइप का बहुपद है, आधार पर किस टाइप का बहुपद है। देखिए, घात के आधार पे बहुपद की घात कितनी है इसकी, बहुपद की घात क्या है इसमें, बहुपद की घात इसमें क्या है, बहुपद की घात होगी इसमें एक जो भी वेरिएबल आपके सामने दिया है उसकी घात सबसे बड़ी कौन सी है। वेरिएबल की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़े पद, जो भी पद ऐसा रहेगा जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो भी वेरिएबल आपके सामने दिया है, एक्स वेरिएबल दिया है, तो एक्स वेरिएबल में सबसे बड़ी घात 3 है, फिर 1 है, यहाँ पे 0 है। सबसे बड़ी घात 3 है तो वही बहुपद की घात होती है। तो 3 हो गई बहुपद की घात। तो घात के आधार पे बहुपद की घात यहाँ पे 3 है, तो घात के आधार पे क्या हो जाएगा, बहुपद कौन से टाइप का हो जाएगा घात ये। अगर 3 घात का बहुपद है, घात 3 का बहुपद है ये ना, घात 3 का बहुपद है, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद है तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद है ये। हाँ, अगर इसी बहुपद में मैं पूछूं कि क्या किस आधार पे, पद की संख्याओं के आधार पे, पद की संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पे पूछूं अगर मैं किस टाइप का ये बहुपद है, तो कैसे बताएंगे। 1 2 3 पद है तो क्या होगा, अगर 3 पद है तो क्या होगा, त्रिपद है। बहुपद में पद यही रहता है, बहु की जगह पे 3 है तो त्रि हो जाएगा। तो 3 है तो त्रिपद। तो इस बहुपद से हमने देखा ये त्रिघात बहुपद है और त्रिपद बहुपद है। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इसको। एक एग्जांपल और लेती हूँ और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए, अगर आपके सामने एक बहुपद है यहाँ पे कि देखिए 7x² - 7 + 3x। आप देख रहे हैं, मैंने ऑर्डर बताया था बहुपद का ऑर्डर मैंने आपको बताया था ना कि किस ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसे बताई थी कि जो भी पद सबसे बड़े घात के पद को सबसे पहले लिखना है, x7x², फिर उसके बाद उससे थोड़े से छोटे वाले घात में लिखना है। तो इस पद का घात क्या है, 1 है, इस पद की डिग्री 1 है तो इसको पहले लिखना है। हाँ, फिर सबसे छोटे घात वाले को लिखना है, तो -7 मैंने ऐसा लिखा, आपके सामने ऐसा लिखा आएगा तो आप इसको ना अच्छे से ऑर्डर में कर लीजिएगा। अच्छे से ऑर्डर में कर लेंगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा सॉल्व करना। देखिए, अभी तो आपको सिंपल बताना है कि कौन बहुपद की घात क्या है या कितने पद का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैंने तो आपके सामने ऐसे लिख दिया, पहले 7 को लिख दिया, बट आप जब करेंगे ना कोई भी क्वेश्चन तो उसको ऑर्डर में लिखिएगा। मैंने जो बताया था आपको ऑर्डर की, सबसे बड़े पद जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है या जिस वेरिएबल की घात सबसे बड़ी होती है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले घात की वेरिएबल की लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले पद को लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे चीज़ों को। पिछली क्लासेस अगर मैं देखिए कंटिन्यू में चल रहे हैं, आप हर एक क्लास को अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे। हाँ, तो इसमें मैं पूछूँ किस टाइप का है ये बहुपद।
अगर घात के आधार पर पूछ दूँ, घात डिग्री के आधार पे, तो डिग्री इसकी कितनी है, इसकी इस बहुपद की डिग्री क्या हो जाएगी, जो वेरिएबल दिया है ये एक्स वेरिएबल दिया है, एक्स वेरिएबल की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो दो घात 2 का बहुपद है ये, घात 2 का बहुपद है ये, 2 का बहुपद है ये। घात 2 के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, घात 2 के बहुपद को बोलते हैं द्विघात, द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो द्विघात बहुपद हो गया। हाँ, अगर मैं पूछूं पदों की संख्याओं के आधार पर, पदों के आधार पे 1 2 3 3 पद हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद है, त्रिपद बहुपद है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने, त्रिपद बहुपद है ये। ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने। एक देखिए आपके सामने एक ये बहुपद है, ये पद एक पद का है, और बहुपद तो है ना, मैंने बताया था बहुपद है ये। ये देखिए इसको हम, ये किस घात का बहुपद है, किस घात का बहुपद है, अगर मैं घात का पूछूं तो किस घात का बहुपद है ये बहुपद है। हाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7x के पावर 0 या 7y के पावर 0, कोई भी वेरिएबल यूज़ हुआ होगा इसमें, चर राशि यूज़ हुई होगी, जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ होगा, x के पावर 0 होगा या y के पावर 0 या 7 z के पावर 0, कुछ भी होगा चर राशि, लेकिन पावर तो 0 है ना, तो घात इसकी क्या है, तो क्या हो गया, घात 0 का है ना, ये घात 0 का है, 0 का बहुपद है ये, घात 0 का बहुपद है ये। सबसे बड़ी बात, घात 0 का बहुपद है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अचर पद बोल सकते हैं, अचर पद है ये, अचर पद है, इसकी घात 0 है, अचर पद है ये। हाँ, इस घात 1 से स्टार्ट होता है ना, कि घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। हाँ, घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है, घात 0 का बहुपद है ये, तो इसको अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब कांस्टेंट मतलब अचर पद, टर्म्स को बोलते हैं पद। हाँ, अब देखिए घात 0 का बहुपद है, और पदों की संख्याओं पे पूछूं तो मैं, पदों की संख्याओं पे अगर मैं पूछूंगी तो एक पद है, मतलब कि एक पद बहुपद है, एक पद है, तो मतलब कि एक पद का बहुपद है, ये एक ही पद है इसमें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इसको आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, क्या मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार पढ़े थे। अब इस क्लास में अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल को हम कैसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। अभी हमने पॉलिनोमियल पूरा पढ़ा, अब पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये पढ़ेंगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये पढ़ेंगे। हाँ, मतलब कि बहुपद का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। देखिए, बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, ये सिंपल वर्ड में समझिए कि बहुपद को कैसे दर्शाते हैं। आपके सामने बहुपद दिया है x² + 2x - 3, और दिया है y² - 7x 3y² कर लीजिए +4, या दिया है u² - 5/2 u, y रहेगा ना, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा +7। हाँ, ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने z का स्क्वायर, z नहीं लेती हूँ, ले लेती हूँ कुछ भी, एक ले लेती हूँ x y u हो गया, या फिर z के स्क्वायर में लेते हैं, z² - 7z² - 3/5z +12 मैंने ले लिया बहुपद। आपके सामने मैंने बहुपद ले लिए। हाँ, अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने ये बहुपद दिया है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, आपके सामने बहुपद जो दिया है ना, ये बहुपद देखिए किस वेरिएबल में दिया है, x के वेरिएबल के रूप में, तो x लिखेंगे। हाँ, ये किस वेरिएबल में दिया है, इसमें चर राशि क्या यूज़ की गई है, y, तो y लिखेंगे। इसमें क्या यूज़ की गई है, u, तो इसमें u यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ किया गया है, z, तो z लिखेंगे। हाँ, ये बहुपद के लिए ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल यही रहेगा। फिर ये x वेरिएबल यूज़ किया गया है पॉलिनोमियल में, बहुपद में x वेरिएबल यूज़ किया गया है। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, या q लिख सकते हैं, या f लिख सकते हैं, या फिर g लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे
देखिए बहुपद को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, P से, Q से, F से, G से, H से और मतलब कि R से, P1 से, Q1 से, Z1 नहीं, देखिए Z1 क्या है ना, देखिए मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से, Q से, F से, G से, H से, R से, P1 से, Q1 से, R1 से, Z1 से, किसी चीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट का वर्ड मतलब लेटर ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो वेरिएबल यूज़ किया गया है, जो वेरिएबल इस बहुपद में जो वेरिएबल है y के टर्म है, तो y के फॉर्म में लिखेंगे, q रहेगा, या इसको आप py भी लिख सकते हैं, qy भी लिख सकते हैं चलेगा, ry भी लिख सकते हैं चलेगा, gy भी लिख सकते हैं चलेगा, fy लिख सकते हैं चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट y रहेगा, क्योंकि y के फॉर्म में अगर y यहाँ पे चर राशि यूज़ की गई है, वेरिएबल यूज़ किया गया है, तो y y y y रहेंगे। उसके पहले पॉलिनोमियल के लिए आप p q r g f g कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लेटर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लेटर यूज़ नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, P Q R G F कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर दिया अपना y वेरिएबल, क्योंकि y के फॉर्म में बहुपद दिया है आपका, पॉलिनोमियल दिया है, तो y तो अंदर रहेगा ही, ये कभी नहीं बदलेगा। हाँ, ये भी है, आप y भी पॉलिनोमियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके वेरिएबल में, आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है, तो यहाँ पे y नहीं लिख सकते, y और y नहीं लिख सकते आप, y मत लिखिएगा। इसलिए नहीं लिखिएगा क्योंकि y वेरिएबल है, आप y लिख देंगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो y मत लिखिएगा। उसके अलावा y वेरिएबल है तो y ही मत लिख दीजिएगा, मैं ये बोलूँगी। और जैसे P Q कुछ भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे X वेरिएबल है तो मैंने X यूज़ किया, इसके पहले P लिख सकती हूँ, इसके और भी कुछ लिख सकती हूँ, यहाँ पे P लिख दी ना तो QX भी लिख सकती हूँ, RX भी लिख सकती हूँ, GX भी लिख सकती हूँ, FX भी लिख सकती हूँ। ऐसे U है तो PU लिख सकती हूँ, FU लिख सकती हूँ, QU लिख सकती हूँ, RU लिख सकती हूँ, GU लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। ऐसे Z के फॉर्म में ना तो वेरिएबल Z तो रहेगा ही, बट PZ लिख सकती हूँ, QZ लिख सकती हूँ, RZ लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। पॉलिनोमियल इधर जो रहेगा, ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी लेटर हो सकता है, बट अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना, देखो X वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, Y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, U वेरिएबल का पॉलिनोमियल, X Y U कभी नहीं बदलेंगे। क्या होगा कि U के फॉर्म में दिया रहेगा तो U लिखेंगे। इसके पहले आप पॉलिनोमियल को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसको हमने समझ लिया ना कि पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आपके बुक में ना मोस्टली टाइम ना यही यूज़ किया गया है, P यूज़ किया गया है, P यूज़ किया गया है, F यूज़ किया गया है, G यूज़ किया गया है, R यूज़ किया गया है, यही सब ज़्यादा मोस्टली टाइम पे यूज़ किया गया है आपके बुक में, यही सब चीज़ें। तो P से मोस्टली टाइम P यूज़ किया गया है, PX मान लीजिए, QX मान लीजिए, RX मान लीजिए, GX मान लीजिए, यही सब मोस्टली टाइम आपके बुक में यूज़ किया गया है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ये सबको यूज़ किया गया आपके बुक में। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर रखिएगा बस। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिनोमियल सिर्फ P से ही डिनोट कर सकते हैं, या सिर्फ Q से, या फिर R से, या फिर G से, ऐसा कुछ नहीं है। आप M से यूज़ कर सकते हैं, P1 Q1 R1 R1 G1। इसके अंदर वेरिएबल वही होगा जो वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल का होगा। G1X हो सकता है, G1Y हो सकता है, G1Z के फॉर्म में दिया हो शायद वेरिएबल, या G1U वेरिएबल यूज़ किया होगा, कुछ भी। लेकिन आगे जो लेटर जो पॉलिनोमियल के लिए हम डिनोट करते हैं उसको तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं PX लिख रही हूँ तो X वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अगर मैं QX भी लिखूँगी ना तो X वेरिएबल का पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे x² + 2x + 1 लिख दी मैं, x² + 2x + 1 लिख दी। क्या डिफरेंस है क्या? x वेरिएबल का ये बहुपद है, इसको QX के फॉर्म में लिख दूँ, या इसी x वेरिएबल के बहुपद को PX लिख दूँ, कुछ भी, या फिर इसी को RX भी लिख दूँ मैं, या फिर GX लिख दूँ। x वेरिएबल का यही पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का यही पॉलिनोमियल है। तो आप R भी लिख सकते हैं, G भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत। पर अंदर जो है ना x वेरिएबल है तो x लिखेंगे, y वेरिएबल में दिया रहेगा, y वेरिएबल में दिया रहेगा मान लीजिए, तो फिर क्या लिखेंगे, PY या फिर QY या फिर RY या फिर GY।
इस बहुपद को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। बट आपका वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल यहाँ पे पॉलिनोमियल बहुपद में यूज़ किया जाएगा, अंदर वही चीज़ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल मैंने आपको समझा दिया, ओवरऑल मैंने पॉलिनोमियल समझा दिया। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका एक व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जो भी पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, देखिए आपके सामने पॉलिनोमियल का मैंने टाइप्स बताया था। हाँ, टाइप्स बताया था किसके बेस्ड पे, बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पे। मैंने जो डिग्री के आधार पे जो मैंने बहुपद के प्रकार बताए थे, उनका व्यापक रूप लिख रही हूँ मैं। व्यापक रूप, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री। क्या लिखेंगे इसको कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार का व्यापक रूप। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये देखेंगे। मैंने आपको घात के आधार पर क्या क्या बताए थे। एक बताया था घात अगर उसकी 1 है, डिग्री उसकी 1 है, तो घात 1 का बहुपद, घात 1 का बहुपद है वो, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यही बोलते हैं ना इसको, घात 1 के बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए सबसे पहले अब इसको समझते हैं कि इसको पहले समझते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। देखिए घात 1 का बहुपद, मतलब कि बहुपद की घात 1 होगी, अगर मैं चर राशि, यहाँ पे चर राशि क्या मान रही हूँ, यहाँ पे मैं x मान लेती हूँ अपने लिए, कि हम समझ लेते हैं हमारे लिए चर राशि x है। उसी x वेरिएबल को मान करके हम बहुपद का फॉर्म बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए क्या होगा, घात 1 का बहुपद मतलब उसकी घात 1 होगी, बहुपद की घात क्या हो सकती है, 1 होगी, मतलब घात 1 का बहुपद होगा तो घात 1 होगी, मतलब कि x का मान। देखिए इसको अच्छा समझिएगा, घात 1 का बहुपद मतलब बहुपद की घात क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना, घात 1 हो सकती है। घात 1 का कोई भी, जैसे कि हम बहुपद का पद निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था घात 1 का बहुपद कैसे, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, जितने भी पद दिए हैं, जिस पद का सबसे बड़ा घात होगा, जो भी पद दिया है उसमें जिस पद का घात सबसे बड़ा होगा वही बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ा जो भी पद होगा, तो उस सभी पदों में उसकी घात क्या है, सभी पदों में अगर घात सबसे बड़ी क्या है, 1 है। हाँ, जो सभी पद हैं आपके सामने, जो भी पद आपके सामने दिए हुए हैं, उन पदों में जिस पद का घात सबसे बड़ा है वही बहुपद की घात होती है। हमने ये समझा था, अगर बहुपद की घात 1 है तो उसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, वही होगा जिसकी घात 1 होगी। तो घात 1 का बहुपद होगा, और उससे छोटा अगर घात 1 होगी तो और भी पद होंगे, अगर मान लीजिए अगर हैं तो उसकी घात क्या हो सकती है, घात 1 से छोटी ही होगी, तो घात 0 हो सकती है। घात 0 से तो नीचे कोई घात होगी नहीं। हाँ, तो घात 1 का बहुपद है, तो उसमें पद जो पद है सब, जितने भी पद हैं उसमें जो पद है, उस पद की घात 1 है, जो घात 1 का पद सबसे बड़ा पद होगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए फिर से बता रही हूँ, बहुपद की घात 1 है, इसका मतलब क्या है, आप पद देख रहे होंगे, जो पद आपके सामने जितने भी हों उसमें टर्म्स जो हैं, टर्म्स की डिग्री मतलब पद की घात 1 है। पद की घात सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। जितने भी पद हैं उसमें सभी पदों में जिसकी घात 1 है उसी से डिसाइड हुआ कि घात 1 बहुपद का होगा। हाँ, तो घात 1 का बहुपद तो होगा ही, कंफर्म है, वही सबसे बड़ा घात है, तो एक पद तो ये होगा ही जो घात 1 का पद होगा। हाँ, और इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि घात 1 है तो इससे बड़े घात का तो कोई पद होगा नहीं, उससे छोटे ही घात का पद होगा, तो घात 0 का हो सकता है।
घात 0 का हो सकता है, उसके अलावा कौन सा घात हो सकता है, घात 0 का पद हो सकता है। और दोनों पदों के बीच में जोड़ते हैं, दो पद को जोड़ते हैं तो दोनों पद जुड़ जाते हैं। हाँ, घात 1 का पद होगा, बहुपद का घात क्या है, 1 है, तो बहुपद का घात 1 है, मतलब कि बहुपद की घातों में अगर बहुपद का घात 1 है तो ऐसा पद होगा जिसकी घात 1 होगी, तभी बहुपद का घात 1 होगा। और वो सबसे बड़ा वही पद होगा, ऐसा पद होगा जिसकी घात सबसे बड़ी होगी। हाँ, सबसे बड़ी घात का ही पद जो डिसाइड करता है कि बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात 1 है, तो जो भी आपके सामने पद दिया है तो उन पदों में सबसे बड़ी घात का 1 ही होगा, तभी डिसाइड हुआ कि बहुपद की घात 1 है। तो घात सबसे सबसे जो भी पद दिया है उन पदों में घात 1 का पद ही वही है। घात 1 जो भी पद दिया आपके सामने उन पदों में घात 1 वाला ही पद जो है वही डिसाइड करता है। तो घात 1 का पद होगा, उसके बाद क्या होगा, घात 0 हो सकता है। घात 0 से नीचे तो कोई घात का होगा नहीं, तो घात 1 होगा, घात 0 होगा, इससे डिसाइड हुआ। और दोनों पद आपस में जुड़े होंगे प्लस साइन से आपको मैंने ये समझाया था। अब देखिए, इतना समझ आ गया ना आपको, इतना समझ अगर आ गया तो देखते हैं आगे। देखिए, दो पद हैं, दो पदों में एक घात 1 होगा और उससे नीचे ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 ही होगी। बहुपद की घात अगर 1 है तो जो भी पद होगा और जो भी पद दिए होंगे उसमें जो भी पद होगा उस पदों में उन पदों में उस वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल की घात 1 होगी, जो कि सबसे बड़ा होगा घात एक उन पदों में। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। हाँ, अब देखिए, इसको फिर से समझते हैं। देखिए, मैंने बोला घात 1 का पद होगा सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़े घात का पद होगा ये, फिर से नीचे का घात 0 का पद होगा 1। हाँ, तो वेरिएबल है हमारे सामने x, उसकी घात क्या होगी, 1 होगी। यही वही पद होगा ना जिसकी घात 1 होगी। घात 1 का है ये, घात 1 है। इसके साथ मैंने बोला था पद कैसे होता है, पद में एक वेरिएबल होता है, उसके साथ एक नंबर जुड़ा होता है, वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं a कुछ भी हो सकता है, -1, -2, 3/2 प्लस -√2, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है ये, सॉरी ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। हम मान लेते हैं वास्तविक संख्या, उसके साथ प्लस जुड़ा होगा। और घात 0 मतलब x की पावर होगा 0 का, और इसके साथ भी एक वेरिएबल जुड़ा होगा, गुणे में होगा ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना अपना पद। तो पद एक होता है वेरिएबल का पार्ट, एक पद होता है, एक पद में कौन सा पार्ट होता है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर का पार्ट। तो रियल नंबर मान लेते हैं b होगा। b कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 1, 2, -1, -2, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, a और b कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया, दो पद होंगे जिसमें एक पद होगा जिसकी घात 1 होगी, इसी और सबसे बड़ी घात यही होगी, इस पद की घात सबसे बड़ी है 1, इसी से डिसाइड हुआ कि बहुपद की घात 1 होगी। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इस चीज़ को। हाँ, अब देखते हैं क्या हो गया, x पावर 1 को x लिख सकते हैं, प्लस x पावर 0 को 1 लिखते हैं, तो b इंटू 1 मतलब b, तो b ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये व्यापक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, घात 1 के बहुपद का। तो घात 1 का बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। हाँ, इसमें अभी एक चीज़ और समझना, एक चीज़ और समझिए। देखिए, इसमें a कभी भी ना 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, अगर आप a 0 कर दिए, 0 इंटू एक्स प्लस b अभी छोड़ते हैं, अभी b को छोड़ते हैं। अगर आपने 0 कर दिया तो ये तो टर्म खत्म, इसके पावर में 0 है। हाँ, ये टर्म तो खत्म हो गया, 0 हो गया, प्लस b x पावर 0। अगर इसी को 0 कर दिए तो घात 1 कहाँ, इसमें 2 पद हैं तो ये तो 0 हो गया। अब 0 इसमें क्या है, 0 घात का पद है, ये 0 घात का पद है, अचर पद है, 0 घात का पद है। तो घात 1 वाला जिससे से हम डिसाइड किए थे कि घात 1 का बहुपद है, इसी को आपने घात 1 के वाले पद को आपने 0 कर दिया, तो एक घात 1 का बहुपद बचा कैसे, इसमें तो 0 घात वाला पद बचा, तब तो डिसाइड ही नहीं हो पाया, ये तो गलत हो गया। फिर घात 1 का बहुपद हो ही नहीं सकता। अगर इसी को 0 कर दिया, अगर a का मान, जैसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो सकता है, a वास्तविक संख्या है, मतलब a में वास्तविक संख्या में तो 0 भी आता है। अगर a को 0 कर देंगे आप, a का मान 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस b, तो b कुछ भी रहे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर घात 1 का पद ही हट गया, अपना 0 हो गया, तो घात 1 का तो बहुपद कहलाएगा ही नहीं। इसलिए घात 1 को कभी 0 नहीं कर सकते आप, a को कभी 0 नहीं कर सकते। b 0 हो सकता है, b कैन बी 0, b 0 हो सकता है, b कैन बी 0। देखिए, अगर a x कर दिया, b को 0 कर दिया, तो एक ही पद बचा, एक पद है, लेकिन घात 1 तो है ना, घात 1 का पद है ना, ये घात 1 का पद है, ये घात 1 का,
घात 1 है ना, इसमें घात 1 का पद है, घात 1 का पद है तो घात 1 का बहुपद है, ये घात 1 का पद है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ये बहुपद तो है ना ax। अगर मैंने b को 0 कर दिया, मान लीजिए अगर b हमारा 0 हो गया तो ax पावर 1 आ गया, एक ही पद है लेकिन बहुपद तो है ना, और किस घात का पद है, ये बहुपद है, घात 1 का बहुपद है। इसकी घात कितनी है, इस पद की घात कितनी, 1 है, और एक ही पद है तो इसी से डिसाइड हो गया घात 1 का बहुपद है, ये बहुपद तो है ना घात 1 का। 0 होने पे इसके b 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 कर दिए तो ये बचेगा, ये बचेगा, हाँ ये बचेगा, तो 0 घात का बहुपद है मतलब अचर पद है, तो घात 1 का तो बहुपद हो ही नहीं सकता, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप ये समझिएगा। अब समझिए आप कि घात 1 के बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, आपने समझ लिया कि ax प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें a कभी 0 नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। अब देखते हैं घात 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 2 का बहुपद। अगर घात 2 का बहुपद है, घात अगर 2 है तो घात 2 के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोलते हैं। घात 2 के बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद, ये बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो सकता है, देखिए घात 2 का बहुपद है मतलब कि जितने भी पद होंगे इसमें, उसमें सबसे जो भी पद होगा, मान लीजिए 2 पद होंगे, 3 पद होंगे, कुछ भी होंगे, हाँ ये समझिए। घात 2 है तो घात 2 कैसे डिसाइड हुआ था, एक ऐसा पद होगा जिसकी घात, उस वेरिएबल की घात 2 होगी और यही सबसे बड़ी घात होगी। इन सभी पदों में, सभी पदों में एक ऐसा पद होगा जिसकी घात 2 होगी और वही पद सबसे बड़े घात का होगा, तभी घात 2 हुआ है। बहुपद का घात कैसे डिसाइड करते हैं, आपके सामने पद दिए रहते हैं, उन पदों की सबकी घात देखते हैं और जिस भी पद का घात सबसे बड़ा होता है, जिस भी पद का घात सबसे बड़ा होता है उसी से हम डिसाइड करते हैं बहुपद का घात। तो आपके सामने घात 2 दिया है तो सबसे बड़ा घात वाला कौन सा पद होगा, 2 वाला, तो x से पावर 2 होगा। इससे छोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले x से पावर 1 वाला होगा, हाँ, और x से पावर 0 वाला होगा। घात 2 वाला होगा, घात 1 वाला हो सकता है, घात 0 वाला हो सकता है। घात 2 वाला तो कंपलसरी है, होगा ही, होगा ही, घात 2 वाला होगा ही होगा। घात 1 वाला हो सकता है इसमें, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, होगा तो घात 2 का ही बहुपद होगा। घात 1 वाला हो सकता है उस, और घात 0 भी उसमें हो सकता है। मेरा आपको, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। घात 2 का बहुपद है तो उसमें घात 2 वाला पद होगा ही, वेरिएबल जो होगा उसकी घात 2 होगी ही और वो पद होगा ही होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए उसमें घात 1 होगा, उसमें घात 0 भी वाला भी होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। हाँ, हो सकता है ये सब ना। अब देखिए ये हो सकता है और सभी पद आपस में जुड़े होंगे प्लस साइन से। हाँ देखिए, हाँ इसमें वेरिएबल की बात की हूँ मैं। अब देखिए इसमें ये बोल रही हूँ कि इसके पद में क्या होता है, एक वेरिएबल का पद पार्ट होता है, एक होता है वास्तविक संख्या का। तो इस केस में मान लेती हूँ इसमें वास्तविक संख्या a जुड़ा हुआ है और इस वेरिएबल के साथ वास्तविक संख्या भी जुड़ा रहेगा, गुणा में रहेगा तो b मान लिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पे शायद 3/2 होगा, यहाँ पे √2 होगा, मुझे ये नहीं पता है। हाँ वास्तविक संख्या ही होगा लेकिन क्या होगा मुझे नहीं पता, तो a मान लेते हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे b। हाँ ये इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2x² + 2x हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, बट हमको पता नहीं है ना, इसलिए हम अलग अलग मानते हैं इसको, a b और यहाँ पे मानते हैं c। हाँ ऐसा समझ लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ax² + bx + c लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ बता रही हूँ, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप इसको 0 कर दिए, 0 × x² कर दिए, हाँ अगर इसको 0 कर दिए, ये तो 0 जाएगा, फिर बचेगा क्या, bx + c। तो ये तो घात 1, ये तो बहुपद बचा, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, bx + c। देखिए फिर समझाती हूँ। अगर मैंने बोला कि a को मैंने 0 कर दिया, अगर a को मैंने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ax² + bx + c है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसमें मैंने a को 0 कर दिया, अगर 0 × x² + bx + c, अगर ये 0 हो गया पूरा, बचा क्या, bx + c। हाँ ये बचा, ये बहुपद बचा। इसमें बहुपद में घात कितनी है, इस वेरिएबल की घात है 1, इसमें है 0, 0 है ना, तो b घात, ये 1 का बहुपद है, ये घात 0 का ये पद है, घात 1 का पद है, घात 0 का पद है, तो फिर बहुपद कितने का बना, घात 1 का बहुपद बना, क्योंकि इसमें तो आपने घात 2 वाला तो 0 पद हो गया,
तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। घात 1 का बहुपद बन गया, घात 1 का तो बहुपद का तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रही हूँ मैं, इसलिए घात 2 के बहुपद के लिए, घात 2 के बहुपद के लिए ये वाला पार्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। ये हो सकते हैं जीरो, बी कैन बी जीरो, बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। ए कभी जीरो नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी हो सकता है। कहा उनकी मतलब इनकी वैल्यू वास्तविक संख्या जीरो हो सकती है, बट ए कभी भी नहीं जीरो हो सकता। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर घात 3 बोलूँ मैं तो घात 3 के बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, घात 3 का बहुपद, घात 3 के बहुपद को कैसे बोलते हैं? क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं फिर हम लोग हिंदी में? त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में घात 3 का बनाना है तो सब ऐसा पद होगा ना जिसमें घात 3 होगी, ऐसा पद होगा जिस भी ऐसा पद होगा, एक ऐसा पद। घात 3 कैसे डिसाइड करते हैं हम? ऐसा पद देखते हैं ना, सभी पदों में जिस भी पद का घात सबसे बड़ा होता है उसी से हम बहुपद का घात डिसाइड करते हैं। एक मान लीजिए वेरिएबल x मान लियो, तो उसकी घात 3 होगी, तभी घात 3 का बहुपद बना है। फिर उससे छोटे भी इसमें हो सकते हैं, इस बहुपद में 2 हो सकता है, एक घात का भी हो सकता है और उसमें जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो होगा ही ना, ये तो कन्फर्म में होगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं इसलिए हम सभी ले रहे हैं, इससे छोटे वाले। हाँ, मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल लिखने के तरीके क्या होते हैं, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी लिखेंगे। तो घात 3 का तो बहुपद होगा, उसी से डिसाइड हुआ है। फिर इसके साथ फिर इनको सभी पदों को जोड़ देते हैं। तो इसके साथ वास्तविक संख्या मान लीजिए ए जुड़ा है, इसके साथ बी जुड़ा है, इसके साथ सी जुड़ा है, इसके साथ डी जुड़ा है। हाँ, ऐसे हो गया। फिर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसको जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या? इतना पार्ट, इतना पार्ट बचेगा, तो घात 2 का बहुपद कहला जाएगा। घात 3 के बहुपद के लिए ये घात 3 वाला पद कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा बी कैन बी जीरो, बी कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। ए वास्तविक संख्या, ए बी सी डी सभी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है? जीरो भी आता है, जीरो भी, रियल नंबर के अंदर जीरो भी आ सकता है। लेकिन ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, बट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए ही जीरो कर दिए तो घात 3 का बहुपद कहलाएगा ही नहीं। मुझे उम्मीद है आप इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझे होंगे। अब समझते हैं घात 4 के बहुपद को। घात 4 में क्या होगा? घात 4 में क्या होगा? हाँ, घात 4 के बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? द्विवर्गीय, द्विवर्गीय बहुपद ना, ये बोलते हैं। अब देखिए घात 4 के बहुपद के लिए क्या होगा? ऐसा पद होगा ना जिसकी घात 4 होगी। हाँ, और वही घात 4 वाला ही पद सबसे बड़े में लिखेंगे। हाँ, घात 4 का जो भी पद होगा आपके सामने, उसमें सबसे बड़े घात का पद कौन सा होगा? घात 4 का, उसी से डिसाइड किया बहुपद 4 घात का है। हाँ, फिर उससे नीचे का क्या हो सकता है? घात 3 का, घात 2 का, घात 1 का, घात 0 का। हाँ, सभी पद को जोड़ देते हैं। इस पद के साथ वास्तविक संख्या मान लिए एक गुणे में है, इसके साथ बी है, इसके साथ सी है, इसके साथ डी है, इसके साथ ई है। अब इसको लिखिए, कैसे लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। हाँ, यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा बी सी डी ई हो सकते हैं जीरो, क्योंकि ए बी सी डी ई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर तो हैं, ये सब जीरो हो सकते हैं। बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, डी कैन बी जीरो, ई कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं, बट ए कभी भी जीरो नहीं सकता। अगर ये जीरो हो गया तो बचेगा ये पार्ट, फिर ये घात 3 का बहुपद कहलाएगा। घात 3 का बहुपद तो हम बोल नहीं रहे हैं, हम घात 4 के बहुपद की बात कर रहे हैं। ये वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को, कि स्टैंडर्ड फॉर्म घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने समझा होगा। हमने ये चीज़ समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अब एक चीज़ और मुझे इसके अंदर बताना, आपको इसके अंदर अच्छे से बताना एक चीज़ और, इसको समझिएगा। फिर आपका ना देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी। पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप क्या लिखा था इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स। हाँ,
पॉलिनोमियल के प्रकार के बहुपद के प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था हमने लीनियर के लिए, रैखिक के लिए, रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए क्या लिखा था मैंने, ax प्लस बी, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये लिखी थी। अब देखिए मैंने ये तो लिखा है यहाँ पे। हाँ अब अच्छा मुझे ये बताइए कि ये मैंने लिखा था ना, अच्छा मैं एक बार पूरा लिख ही देती हूँ इसको कंप्लीट लिख ही देती हूँ। देखिए लीनियर बताया था, फिर क्वाड्रेटिक बताया था। क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विघात बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x² वाला पद होगा जो द्विघात बनाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 बनाएगा, घात 2 बनाएगा। ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ फिर क्या बताई हूँ मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। हाँ इसमें ax³ सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, जिसकी घात 3 होगी त्रिघात से। फिर bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर क्या, बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विवर्गीय बहुपद। इसका क्या फॉर्म बताई थी मैं, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने ये समझाया था। अच्छा ऐसा हो सकता है ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। मैंने बोला ये पद देखिए, एक पद के लिए मतलब रैखिक बहुपद के जिसकी घात 1 हो, डिग्री जिसकी 1 हो, उसके लिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब ax कभी भी 0 नहीं हो सकता, ax तो रहेगा ही। ax प्लस b जो है रैखिक बहुपद है, इसमें क्या है, रैखिक बहुपद कैसे डिसाइड हुआ, घात 1 का बहुपद कैसे डिसाइड हुआ, इसी टर्म से, इसी पद से, क्योंकि x का वेरिएबल का घात 1 है, इसमें x की वेरिएबल 0 है, घात 0 है। तो हुआ कैसे कि घात 1 का बहुपद है, इसी पद से डिसाइड हुआ। ये पद तो फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा, ये पद तो फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, ये पद फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। हाँ ये पद का तो हम बोल सकते हैं ना कि b 0 हो सकता है, क्योंकि a और क्या है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, क्योंकि a और b क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर 0 आता है, इंक्लूडेड होता है, तो b 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। मैंने आपको समझाया था। तो ये पद 0 हो सकता है ना, मतलब कि ax⁴ अकेला भी हो सकता है। इससे भी पता चल रहा है कि ये एक घात का बहुपद है, ये पद है अकेला, ax पद है ना, ये ax पद है, तो ये एक घात का है, घात इसकी 1 है, तो एक घात का बहुपद है ना, ये घात 1 का बहुपद है ना, ये घात 1 का, मतलब bx 0 हो सकता है। bx अगर 0 रहेगा मतलब कि bx नहीं रहेगा, अकेला ये रहेगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, 3x 4x 7x 5/2x 7.3x -2x, ये क्या है, एक ही पद है, लेकिन घात इसकी, इस वेरिएबल की घात 1 है, तो घात 1 का बहुपद है, मतलब कि रैखिक बहुपद है। इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, घात 1 है, इन सब में घात 1 है, लेकिन एक ही पद है। ये 0 वाला पद जो अचर पद होता है, इसको 0 वाला पद को क्या बोलते हैं, b है, 0 है, मतलब कि b ही बचा है। मान लीजिए कि आपके सामने, एक सेकेंड फिर समझाती हूँ इसको, देखिए अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, इसको अच्छे समझिएगा। जो ये कॉन्सेप्ट अभी बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3x + 2 लिख दी मैं, घात 1 है ना, घात 1 का पद है, डिग्री इसकी क्या है, 1 है, घात 1 का पद है ये, और घात 0 का पद है, डिग्री 0 है, घात 0 का पद है ये, है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, घात 1 का ही बहुपद है ना ये, क्योंकि घात 1 का पद है और घात 0 का, तो सबसे बड़ी घात वाला पद से ही डिसाइड होता है बहुपद का घात, तो घात 1 का बहुपद है ना, ये मतलब रैखिक बहुपद है। देखिए अगर मैं 3x ही सिर्फ लिखूँ, ये क्या है, अचर पद है ना, ये इसको हम बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद नहीं है तो भी घात 1 का बहुपद है ना, एक ही पद है इसके अंदर, 2 पद नहीं है, एक ही पद है, लेकिन घात 1 का बहुपद है ना, घात 1 का बहुपद है ना। आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि देखिए, घात 1 का बहुपद सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा घात का पद कौन सा होता है, घात 1 जो होगा, घात 1 के बहुपद के अंदर सब वही 2 पद होंगे, 2 पद हो सकते हैं। देखिए फिर समझिए, देखिए घात 1 का बहुपद है, तो एक ऐसा पद होगा जिसका घात 1 होगा, और घात 1 ही सबसे बड़ी घात का पद हो सकता है। हाँ सबसे बड़ी घात का पद एक सबसे बड़ी घात होगा, जो एक पद होगा
उससे ऊपर के घात का कोई पद नहीं होगा, नहीं तो उससे ऊपर का होगा तो ये घात बदल जाएगा, घात एक सबसे बड़ी घात वाला ही पद होगा। हाँ, तो घात एक हुआ, घात एक से भी छोटे वाले हो सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कहलाएगा घात एक का बहुपद। हाँ, इससे क्या समझ आया कि देखिए कम से कम एक पद तो रहेगा ही ना, कम से कम एक पद तो रहेगा ना, ये पद तो हमेशा रहेगा ना, ये पद तो रहेगा ना, तो कम से कम ये पद होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दो पद होंगे, कम से कम एक पद होगा, ये पद तो रहेगा, घात एक वाला पद तो रहेगा ही रहेगा। उस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घात जीरो वाला भी आ जाएगा उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो पद हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो पद हो सकते हैं, और कम से कम एक पद तो रहेगा ही। तो इसके अंदर आपको क्या समझ आया कि मैक्सिमम 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 टर्म मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, दो, और मिनिमम टर्म्स कितने होंगे, मिनिमम 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 टर्म्स एक होगा। मतलब समझ के आया कि ज़्यादा से ज़्यादा पद होंगे दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो पद है ना, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में समझिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो पद हैं, और कम से कम ये पद तो रहेगा ना, ये तो पद कन्फर्म है, बी जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कम से कम एक पद तो होगा, ये पद तो जरूर रहेगा, तो कम से कम एक पद रहेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा दो पद हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। द्विघात 3x² + 2x + 3 है। हाँ, देखिए ये वाला पार्ट तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, ये पार्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर यही इसी पद से, इसी पद के घात से हमने बोला द्विघात का बहुपद है, तो ये पद तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना। हाँ देखिए, अगर मैंने इसी को लिया 3x + 2x, तो क्या आप कौन से घात का बहुपद है ये, इस पद का घात कितना है, इस पद का डिग्री कितनी है, 2 है, इस पद की डिग्री कितनी है, 1 है, इसका पद का घात कितना है, इस वेरिएबल का घात कितना है, 1 है। तो दो पद का ही द्विघात ये भी है, द्विघात बहुपद ये भी है, द्विघात ये भी है कि नहीं है। हाँ, अब देखिए, अब मैं एक तीसरा लिखती हूँ यहाँ पे 3x², केवल 3x² लिख देती हूँ। तो अब बताइए, ये भी, इसमें एक ही पद है, इसमें 3 पद थे, इसमें 2 पद थे, इसमें 1 पद है, तो क्या ये किस घात का पद है, ये घात 2 का पद है, डिग्री 2 का पद है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात पद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया ना। बट एक पद का देखिए, जिस कैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये अगर घात के आधार पर ये बहुपद को प्रकार बताएं तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन पद की संख्याओं के आधार पर बहुपद का प्रकार पूछो तो ये एक पद है, एक पद का बहुपद है। हाँ, लेकिन द्विघात है, द्विघात के बहुपद का ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे हैं। हाँ, तो द्विघात के बहुपद में ये वाला पद जिसका घात 2 है, घात 2 वाले पद को तो हम जीरो नहीं कर सकते। आपको क्या बताना चाहती हूँ कि 3 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, 1 पद हो सकता है, लेकिन एक पद, ये पद तो जरूर रहेगा, एक पद तो रहेगा। इसका मतलब क्या समझ आया कि ये वाला पद तो हमेशा रहेगा, इसके अलावा ये पद जैसे कि इसमें 2x वाला पद है, इसमें 2x है, और अचर पद भी है, अचर पद भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने तीनों लिखा है। क्या है, घात 2 का पद है, घात 1 का पद है, और घात 0 मतलब अचर पद भी है। इसमें अचर पद गायब है, इसमें मैंने दोनों पद गायब कर दी, घात 1 वाले पद को भी गायब कर दी और अचर पद को भी गायब कर दी, लेकिन तो भी द्विघात बहुपद है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और अगर आप नॉर्मल देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखें तो कोई भी अगर जीरो हो सकता है तो हो सकता है, बट ये जीरो नहीं हो सकता है, ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात बहुपद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, बट कम से कम एक पद तो रहेगा ही, ये पद तो हमेशा रहेगा। इसका मतलब क्या निकला कि मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पद कितने होंगे, 3 होंगे, और मिनिमम कितने होंगे, कम से कम कितने होंगे, मिनिमम टर्म्स कितने रहेंगे, एक रहेगा, एक पद तो रहेगा ही। उसके अलावा ये पद जीरो हो सकते हैं, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, इन बी के जीरो होने पे, सी के जीरो होने पे ये दोनों पद गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पद कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये पद जीरो नहीं हो सकता। तो मिनिमम कम से कम एक पद रहेगा इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को भी आप समझे होंगे। हाँ, ऐसे त्रिघात के अंदर देखते हैं, त्रिघात में क्या होता है, त्रिघात में क्या होता है, ये पद तो कभी जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा ये पद जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या निकला कि इसमें ये पद जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 3x³ + 2x² + 7x + 3, तो ये क्या है, किस घात का बहुपद है, इस पद का घात कितना है, इस पद का घात है 3, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो घात, बहुपद का घात क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात का पद है उसी से डिसाइड होता है। तो सबसे, जो भी पद आपके सामने है उसमें से कौन से पद का घात सबसे बड़ा है, 3 का, तो क्या है, घात 3 का पद है, घात 3 का बहुपद है, ये घात 3 का बहुपद है, मतलब कि त्रिघात बहुपद है। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लूँ 3x
क्यूब प्लस 2x स्क्वायर लिख दूँ तो भी तो 3 घात का बहुपद है ना ये। इसमें सबसे बड़ी घात, इस पद की घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद है। अगर मैं लिख दूँ 3x³ अकेला तो भी ये पद एक ही पद का बहुपद है, एक पद का बहुपद है। ये द्विपद का बहुपद है। ये क्या है, 4 पद का बहुपद है। 4 पद के बहुपद को बहुपद ही बोलते हैं। तो ये भी है, तो इससे क्या हुआ, ये भी त्रिघात का बहुपद है ना, ये बहुपद है तो त्रिघात का ही ना है। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही पद है। लेकिन तो आपको समझ क्या है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, पूरे को सभी घात को लिखा, इससे छोटे घात को, त्रिघात का है तो 3 घात को तो लिखेंगे, फिर से छोटा 2 घात का हो सकता है, 1 घात का हो सकता है, 0 अचर पद भी हो सकता है। देखिए मैक्सिमम इसके अंदर चार पद, 1 2 3 4 पद हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, 4। और मिनिमम अगर कम से कम पद देखें तो 1 हो सकता है। ये पद तो कभी 0 हो सकता है। ये पद अगर 0 हो गया तो आप 3 घात डिसाइड ही नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। हाँ, अगर मैं द्विवर्गीय बहुपद में देखूँ, बाई क्वाड्रेटिक में, हाँ, जिसकी घात 4 होती है, तो इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं, 4 3 2 1 0। तो 1 2 3, देखिए 4 सबसे बड़ी घात होगा, फिर उससे छोटी घात 3, उससे छोटी घात 2, उससे छोटी घात 1, फिर उसके बाद सबसे छोटी घात 0 मतलब कि अचर पद। तो मैक्सिमम पद कितने हैं इसमें, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम टर्म्स इसमें हो सकते हैं 1। ये पद तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा B C D E 0 हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स, मतलब कि आप अगर बहुपद के प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने पद हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको क्लास मेरी समझ आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो मेरी क्लास को लाइक भी कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको चीज़ें क्या नहीं समझ आई, तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी फिर से। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।